हेलो एवरीवन। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। पिरामिड क्या बोले थे? नीचे बेस का पोर्शन क्या होता है, उसका ब्रॉडर होता है और ऊपर का पोर्शन एपेक्स वाला पोर्शन नैरो होता है और पिरामिड का शेप बनता है। पिरामिड को हम इकोलॉजी में अगर पिरामिड बनाए तो तीन तरह की टर्म्स में दिखा सकते हैं। कौन कौन से टर्म्स बताया था आपको इकोलॉजिकल पिरामिड बन सकता है? एक तो है पहला नंबर का पिरामिड, नंबर के बेसिस पे कितने कौन ऑर्गेनिज गिनती में है उसके बेसिस बना सकते थे। दूसरा आपको बताए थे बायोमास के बेसिस पर, और तीसरा बेसिस बताए थे आपको एनर्जी के बेसिस पर हम पिरामिड बना सकते हैं। ये तीन बेसिस हैं जिनके बेसिस पे हम जिन तीन चीजों के बेसिस पर इकोलॉजिकल पिरामिड बना सकते हैं। नंबर वन करते हैं नंबर के बाद। तो नंबर का पिरामिड, आपका कोई भी पिरामिड या तो सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। सीधा बनकर उसको बोलते हैं अपराइट, और अगर उल्टा बोलते हैं तो उसको बोलते हैं इनवर्टेड। तो आप याद रखिएगा, नंबर का पिरामिड ऑलवेज सीधा बनता है, सिर्फ एक केस ऐसा है जहां पर उल्टा बनता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर देखें नंबर का पिरामिड देखें तो मोस्ट ऑफ द केस में, मोस्ट ऑफ द टाइम नंबर का पिरामिड मोस्ट ऑफ द टाइम सीधा ही बनता है। आपको एग्जांपल लेकर बताए थे, किसी भी इकोसिस्टम देखेंगे तो आपके, अच्छा याद रखिएगा कि पिरामिड जब भी बनाइएगा, पिरामिड में सबसे नीचे कौन होते हैं? हमेशा प्रोड्यूसर होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं और टॉप कंज्यूमर होते हैं। ऐसे ही सीक्वेंस चलता है, हमेशा ऐसा ही लिखना। तो आपने देखा पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड में कि हमेशा किसी भी इकोसिस्टम देख लो, प्रोड्यूसर की गिनती ज्यादा होगी, उनको खाने वाले उससे कम होंगे, उनको खाने वाले उससे कम होंगे, और उसको भी खाने वाले उससे भी कम होंगे गिनती में। चाहे आप जमीन में बनाए, टेरेस्ट्रियल बनाए या पानी में जाकर बनाए। पानी में देखोगे तो फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा होंगे, जूप्लैंक्टन कम होंगे, मछलियां, छोटी मछली और कम होंगी, और बड़ी मछलियां तो बहुत कम होती है तालाबों में, नदियों में, समुद्र में। तो आप देख सकते हो कोई भी इकोसिस्टम ले लो, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ले लोगे तो पेड़ ज्यादा होंगे, बकरियां और हिरण कम होंगी, हिरण से कम होंगे बाघ वगैरह, आपके भालू वगैरह, भालू से भी कम होंगे शेर। तो आपके किसी भी इकोसिस्टम देखोगे गिनती हमेशा प्रोड्यूसर की ज्यादा होती है, कंज्यूमर की कम होती है, इसलिए ग्राफ हमेशा सीधा बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम में। लेकिन अगर एक ट्री का इकोसिस्टम को लेकर चले, अगर हम वी आर टॉकिंग अबाउट द वन ट्री इकोसिस्टम, अगर हम एक ट्री को एक इकोसिस्टम माने तो एक ट्री है, पहले हम क्लियर कर दिए हैं SYSTEM इकोसिस्टम, SYSTEM इकोसिस्टम की बात करें तो एक ट्री का इकोसिस्टम देखेंगे तो प्रोड्यूसर गिनती सबसे कम होगी, एक ही प्रोड्यूसर होगा। प्रोड्यूसर कितने हो गए? एक हो गया, गिनती में एक हो गया। तो प्रोड्यूसर कितने हो गए? एक में टुकिएगा बच्चा, प्रोड्यूसर सिर्फ एक होगा, प्रोड्यूसर सिर्फ वन होगा, सबसे कम प्रोड्यूसर होगा। उससे ज्यादा बात करें, प्रोड्यूसर से ज्यादा होंगे, आपको उसमें खाने वाले कीड़े मकोड़े, एक पेड़ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े लग सकते हैं, इंसेक्ट लग सकते हैं, उसको खाने वाले कीड़े हजारों हो सकते हैं। तो पेड़ एक है और उसको खाने वाले हजारों है, तो हजारों कीड़े हो सकते हैं। इसलिए कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर की बात करें, प्राइमरी कंज्यूमर बहुत सारे होंगे। कौन सा ग्राफ बन गया? उल्टा या सीधा? ऊपर चौड़ा हो गया, नीचे सकरा हो गया, मतलब उल्टा ग्राफ बन गया, इन्वर्टेड ग्राफ बन गया। इस ग्राफ को और बड़ा बनाया जाए अगर, और आगे लेके चले कि इस कंज्यूमर को खाने वाले कौन होंगे? कंज्यूमर खाने वाले पक्षी होंगे, इन कीड़ों को, इंसेक्ट को खाने के लिए। इन इंसेक्ट को खाने के लिए कौन आएंगे? चिड़िया आएंगी। चिड़िया कितनी आएंगी? कुछ कम आएंगी। चिड़िया फिर 50-100 आएंगी, फिर ग्राफ छोटा हो जाएगा। और उस पक्षियों को, चिड़िया को, बर्ड्स को खाने के लिए, इन छोटे छोटे बर्ड्स को खाने के लिए मान लेते हैं ईगल आएगा, ईगल फिर 1-2 ही आएंगे। टॉप कंज्यूमर कितने होंगे? टॉप कंज्यूमर फिर 1-2 होंगे, बहुत कम होंगे। फिर देखो ग्राफ क्या हुआ, नीचे छोटा, बीच में बड़ा, फिर ऊपर छोटा। आपका कौन शेप ले लिया? ये वाला शेप को कहते हैं स्पिंडल शेप। नीचे छोटा, ऊपर छोटा, बीच में बड़ा, और इस शेप को कहते हैं स्पिंडल शेप। तो इस केस में ग्राफ आपका स्पिंडल शेप का बन सकता है। तीसरा केस स्पिंडल शेप। तो तीन तरह के ग्राफ बन सकते हैं। एक वन ट्री का बात करें तो वन ट्री का इकोसिस्टम मान के करें तो ग्राफ इन्वर्टेड या स्पिंडल शेप का बन सकता है। ठीक है, अब कितना दूर तक बात करते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कैसा आप मान रहे हैं। ठीक है, अब तीसरा बात करते हैं हम, तो आपको समझ में आया इन्वर्टेड या स्पिंडल शेप बन सकता है। अब बायोमास का बात करें
तो बायोमास का ग्राफ सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। किस बात पर डिपेंड करता है? तो बायोमास का जो ग्राफ होता है या तो अपराइट बनेगा या फिर इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। कब सीधा बनेगा, कब उल्टा बनेगा? तो बायोमास का ग्राफ सीधा कब बनेगा? जब हम जमीन में बात करें, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करेंगे अगर हम, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्राफ सीधा बनेगा। अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में इसका ग्राफ अपराइट बनेगा, सीधा बनेगा। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है? जमीन में तो देखेंगे, जमीन में अगर पेड़ों का वजन निकालो, प्रोड्यूसर की वजन निकालो, सारे पेड़ जितने भी, एक जंगल की बात कर रहे हैं हम, एक फॉरेस्ट जंगल की बात कर रहे हैं, और एक जंगल में जितने भी ट्री हैं उन सब का वजन निकालोगे, बहुत ज्यादा होगा, लाखों किलो, करोड़ों किलो हो जाएगा, लाखों करोड़ों किलो, तो बहुत ज्यादा वजन होगा प्रोड्यूसर का। फिर उस जंगल में रहने वाले आप जानवरों का वजन निकालो, जो आपके पेड़ों खाने वाले जानवर, जैसे हिरण वगैरह का वजन, पूरे जंगल जितने पेड़ हैं उनका वजन मान लेते हैं हम, बायोमास मान लेते हैं, उनका करोड़ किलो है, करोड़ों किलो हो सकता है। और उसको खाने वाले हम बात करें कि उसको खाने वाले जो होंगे उनका वजन उससे कम होगा, और जो उसको खाएंगे उनका वजन और कम होगा। और जो सबको आपके टॉप कंज्यूमर होंगे, शेर का वजन अगर जंगल में निकाले, जंगल में एक ही दो शेर होगा, 100 किलो का होगा, 200 किलो का होगा, और क्या। देखो, अगर जंगल में जितने पेड़ हैं सबका वजन निकालो, करोड़ों किलो निकलेगा। उसी जंगल में जितनी भी हिरण वगैरह हैं उनका वजन निकालो, आपका हजारों किलो में आ जाएगा वजन, करोड़ों से हजारों किलो हो जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर वजन हजारों किलो होगा। और उसी जंगल में रहने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर का वजन निकालो, भालू वगैरह का, तो और कम हो जाएगा, आपका 500 किलो, 1000 किलो, 2000 किलो ऐसे होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। और शेर का वजन निकालो, उस जंगल में जितने भी शेर रहते हैं सारे शेर का वजन, जंगल में एक ही दो शेर होगा, 200 किलो के भी होंगे, 200 किलो, 400 किलो, टॉप कंज्यूमर और कम हो जाएंगे, सबसे कम वजन होगा। तो बायोमास का ग्राफ यहाँ पर सीधा बना कि उल्टा बना? सीधा बना। क्यों सीधा बना? क्योंकि प्रोड्यूसर का वजन ज्यादा है, ड्राई वेट ज्यादा है, इसका ड्राई वेट उससे कम है, उसका ड्राई वेट इससे कम, इससे सबसे कम इसका ड्राई वेट है। बायोमास का ड्राई वेट किसी भी जंगल में निकालोगे तो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, कहीं भी निकालोगे तो। लेकिन अगर ग्राफ हम पानी में बनाने जाएंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम में बनाने जाएंगे, तो ग्राफ उल्टा बनेगा। एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्राफ उल्टा बनेगा। क्यों? एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जाएं, किसी तालाब के चलते हैं या किसी समुद्र में चलते हैं, समुद्र में देखेंगे फाइटोप्लैंक्टन का वजन देखें तो पूरे समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन का वजन बहुत कम होगा, बहुत ही कम होगा। और किसी भी जगह में तालाब पे ले चलते हैं, आपको एक तालाब में ले चलते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन का वजन सबसे कम होगा, 20-25 किलो होगा पूरे तालाब में। आपकी बुक में लिखा है 21 किलो, तो मान लेते हैं किसी तालाब को जूम करते हैं, एक तालाब है उसमें फाइटोप्लैंक्टन का वजन सिर्फ, सॉरी आपकी बुक में लिखा 4 किलो, बहुत कम है। तालाब में सिर्फ 4 kg आपके फाइटोप्लैंक्टन है, सारा फाइटोप्लैंक्टन निकाल कर तौल लिया तो। फिर उसी तालाब में रहने वाले सारे जू प्लैंक्टन का वजन कर देखा, जू प्लैंक्टन का वजन देखा गया तो उस तालाब में रहने वाले सारे जू प्लैंक्टन का वजन उससे ज्यादा निकला, और उनका वजन रहा लगभग में आपका 21 kg। उनको खाते हैं, जू प्लैंक्टन खाते हैं छोटी छोटी मछलियां, छोटी मछलियों का वजन, तालाब में जितनी भी छोटी मछली हैं सबका वजन निकाल लो, आपको निकल आएगा 200 से 800 किलो की मछली होंगी, 200 किलो। उसी तालाब में रहने वाली बड़ी मछलियों का वजन निकालोगे, बड़ी बड़ी साइज जो मछली होती है उनका वजन और ज्यादा होगा। या समुद्र की बात करें तो व्हेल मछली वगैरह का वजन बहुत ज्यादा होगा। तो बायोमास का ग्राफ उल्टा बनता है, याद रखिए, क्योंकि बायोमास में फाइटोप्लैंक्टन गिनती में तो बहुत होते हैं लेकिन वजन में बहुत हल्के होते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन बहुत हल्के होते हैं, इस कारण इसका ग्राफ हमेशा उल्टा बनता है, याद रखिएगा। फाइटोप्लैंक्टन बहुत हल्के होते हैं, उससे भारी होते हैं जू प्लैंक्टन, उनसे भारी होती छोटी मछलियां, और उनसे ज्यादा वजन में होती बड़ी मछलियां। इसलिए ग्राफ उल्टा बनेगा कहां पर? अगर हम बायोमास का बनाएंगे तो ग्राफ एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो तालाब में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास का ग्राफ उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, याद रखिएगा। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बायोमास का ग्राफ सीधा बनता है। तो कब सीधा कब उल्टा याद रखना पड़ेगा आपको। और आगे चलते हैं, आपका एक लाइन बोलते हैं कि आपका बायोमास का जो ग्राफ है वो उल्टा बनेगा। हमने कहा फाइटोप्लैंक्टन गिनती में तो ज्यादा होंगे
लेकिन वजन में कम होंगे। चीज और याद रखिएगा, फाइटोप्लैंक्टन को बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, जूप्लैंक्टन जल्दी जल्दी खाते आते हैं, और फाइटोप्लैंक्टन भी हार नहीं मानता, बोलता था मुझे जितना भी खा लो मैं अपनी गिनती फिर उतनी कर लूंगा। इसको जूप्लैंक्टन दिन रात खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, और इनकी गिनती बढ़ने ही नहीं देते। इसीलिए प्लांट में, तालाब में, समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन की गिनती बहुत ज्यादा नहीं हो पाती है, क्योंकि उसको जूप्लैंक्टन तुरंत खा जाते हैं। इनकी गिनती कांस्टेंट बनी रहती है, लिमिटेड बनी रहती है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाते गिनती में जूप्लैंक्टन, क्योंकि वो दिन रात खा रहे होते हैं, खाते ही रहते हैं दिन भर। आपको मालूम चल गया कब सीधा बनेगा नंबर का ग्राफ, कब बायोमास का। वैसे याद रखो सबका ग्राफ सीधा बनता है, उल्टा उल्टा बस याद कर लो। सीधा तो हमेशा बनेगा, उल्टा याद कर लो। जब एक ट्री की बात करेंगे तो ग्राफ उल्टा बनेगा नंबर का। जब इक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे तो बायोमास का ग्राफ उल्टा बनेगा। ठीक है, एनर्जी का ग्राफ किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में उल्टा नहीं बनता, हमेशा और हमेशा अप राइट ही बनता है, सीधा ही बनता है। कभी भी आज तक उल्टा बना ही नहीं है एनर्जी ग्राफ। क्यों? क्योंकि एनर्जी का एकमात्र सोर्स है इस पूरे यूनिवर्स में, वो है सन। सन इज ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसी कारण एनर्जी का एक ही सोर्स है सन, और सन की एनर्जी को लेने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? तो सन की एनर्जी को लेने की पावर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट के पास है, प्रोड्यूसर के पास है। इसीलिए इसका ग्राफ हमेशा और हमेशा सीधा बनता है। एनर्जी का ग्राफ किसी भी कंडीशन में उल्टा नहीं बनेगा, याद रखिएगा, ऑलवेज सीधा। ठीक है, उल्टा याद रखिएगा कब बनता है? नंबर का ग्राफ उल्टा बनता है जब वन ट्री की बात करें। बायोमास का ग्राफ उल्टा कब बनता है? जब एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं। बाकी हमेशा सीधा सबका याद रहेगा, मिटा दे। तो एनर्जी ग्राफ हमेशा सीधा होता है, क्योंकि एनर्जी का एकमात्र सोर्स है सन, और सन से ही एनर्जी आती है और कहीं से एनर्जी नहीं आती, और सन की एनर्जी को लेने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर के पास होती है। इसलिए प्रोड्यूसर सबसे पहले एनर्जी को लेंगे। देखो बनाकर दिखाते हैं, ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को एनर्जी लेंगे, किससे लेंगे प्रोड्यूसर एनर्जी? एनर्जी प्रोड्यूसर को मिलेगी, प्रोड्यूसर मतलब प्लांट को, ग्रीन प्लांट को सन से मिलेगी। तो सन की लाइट जितनी भी आएगी, ये मान लो सन की लाइट है, सन की लाइट में तो बहुत एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा, है ना। तो सन की लाइट जितनी पेड़ों के ऊपर पड़ती है, उसका पेड़ सिर्फ 1% ही एब्जॉर्ब कर पाते, याद रखिएगा। जितनी लाइट पेड़ के ऊपर पड़ेगी, सारी लाइट को प्लांट एब्जॉर्ब कर नहीं कर पाएंगे, सारी लाइट को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे फूड में। रेडियल एनर्जी को आपके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो रेडियल एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या कर रहे हैं? प्लांट कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में। क्या पूरी एनर्जी कन्वर्ट कर पाएंगे? नहीं, सिर्फ 1% एनर्जी कन्वर्ट कर पाएंगे। तो मान लो अगर सन में लाइट मान लेते हैं आपके, कितनी है? इतनी है। देखो एनसीईआरटी बुक ने मान लिया, अगर पेड़ के ऊपर इतनी लाइट पड़ी, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख जूल एनर्जी पड़ी अगर पेड़ के ऊपर। कितनी सनलाइट पड़ी? 10 लाख जूल। लाइट को नापने की, एनर्जी को नापने की यूनिट है जूल। तो 10 लाख जूल एनर्जी पड़ी अगर सन की लाइट पड़ी पेड़ के ऊपर, तो पेड़ कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर पाएंगे प्रोड्यूसर? कितनी लाइट को? 10 लाख का 1% निकाल लो। 1% मतलब 2 जीरो कम कर दो, बचे कितने जीरो? 6 जीरो थे, वहां पे 2 जीरो कम कर दो, कितने बचे? 4 जीरो। तो सिर्फ इतनी एनर्जी प्रोड्यूसर के पास पहुंचेगी, 1, 2, 3, 4 जूल। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 जूल। 10 लाख जूल एनर्जी पड़ेगी तो पेड़ कितना ले पाएगा? 10,000 रुपए ले पाएगा। जैसे हम आपको पढ़ाते हैं तो क्या पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं? जितना पढ़ाते हैं कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता होगा, 100% एब्जॉर्ब नहीं कर पाते होंगे। तो वैसे ही हालत है, जितना प्लांट सन की लाइट पेड़ों के ऊपर पड़ती है, 10 लाख जूल एनर्जी देता है पेड़ सन, लेकिन पेड़ कितना ले पाते हैं? सिर्फ 10,000 जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। मतलब इसका 1% ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और आपको 10% लॉ पढ़ाए थे, लिंडमैन का नियम। हर सक्सेसिव जनरेशन में, हर सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, बाकी सारी एनर्जी खर्च हो जाती है। तो बताइए प्रोड्यूसर को खाएगा कौन? कंज्यूमर खाएगा। कि कंज्यूमर को जितनी 10,000 जूल एनर्जी थी सारी की सारी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। कंज्यूमर को मात्र कितना मिलेगा? प्राइमरी कंज्यूमर को एनर्जी मिलेगी ओनली इसका 10%। इसका 10% कितना होगा? 10,000 जूल का 10% निकालोगे तो 1000 जूल। इसको सिर्फ 1000 जूल एनर्जी मिलेगी इसको खाकर। ग्रीन प्लांट को जब आपके प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे तो उनको एनर्जी कितनी मिलेगी? ओनली 1000 जूल।
और इस प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर खाएंगे। इस सेकेंडरी कंज्यूमर जब इसको खाएंगे, इसके पास इससे सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी, पूरी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। इसके पास 10,000 जूल थी, इसके पास 1000 जूल थी, इसके पास सिर्फ 100 जूल एनर्जी जाएगी इससे। हर सक्सेसिव जनरेशन में एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसका सिर्फ 10% ही आगे ट्रांसफर होता है। इसे 10% लॉ या लिंडमैन का नियम भी कहते हैं। लिंडमैन ने पहली बार बताया था। अब सेकेंडरी कंज्यूमर कौन खाएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर खाएंगे टॉप कंज्यूमर खाएंगे। और टॉप कंज्यूमर के पास सिर्फ कितनी एनर्जी पहुंचेगी? 100 किलो जूल थी, यहाँ पे 100 जूल थी, यहाँ पर ओनली 10 जूल एनर्जी पहुंचेगी। इस तरह हर सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल के बाद एनर्जी घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। सबसे ज्यादा एनर्जी हमेशा किसके पास होगी? प्रोड्यूसर के पास। और सबसे कम एनर्जी टॉप कंज्यूमर के पास पहुंचेगी। इसलिए इस चेन के हिसाब से आपका हमेशा ग्राफ नीचे बड़ा होगा, ऊपर की ओर छोटा होता चला जाएगा। इसलिए एनर्जी का पिरामिड हमेशा और हमेशा सीधा बनता है। कभी भी एनर्जी का पिरामिड किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में एनर्जी का पिरामिड उल्टा नहीं बनता है। एक लाइन पर रखेगा, हमेशा ऑलवेज अपराइट बनेगा एनर्जी का पिरामिड, है ना। और याद रखिएगा, सन की लाइट को प्लांट कितना परसेंट ऑब्जॉर्व कर पाते हैं? 1%, जितना उनके ऊपर पड़ती है उसका 1%। और लेकिन अगले ट्रॉपिकल लेवल में हर ट्रॉपिकल लेवल 10% जाएगा। तो आपको यहाँ पर 1-2 मिटा दे और पूछे यहाँ कितना होगा, तो आप बता सकते हैं ना बीच का। एक बता दें, बाकी 3 पूछ लें आपसे बता, बस इसको बता दें और ये सब मिटा दें। पूछे इतनी लाइट अगर पेड़ के ऊपर पड़ रही तो बताइए कितना 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 इस ABCD का वैल्यू बताइए। तो आप बना सकते हैं इस तरह के चार्ट। इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी प्रोड्यूसर, PP लिख सकते हो इसको प्राइमरी कंज्यूमर, तो PC लिख सकते हो। शॉर्टकट में आपकी बुक में लिखा है PP, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर। इसको लिखा है सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, TC। तो PP मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। ये सब वर्ड आपको क्लियर है। और इस तरह हमारा पिरामिड वाला पोर्शन खत्म हो गया। तो हमने पिरामिड पढ़ लिया, जितने तरह के पिरामिड होते हैं। याद रखिएगा, सैप्रोफाइट को किसी भी पिरामिड में नहीं रखा गया। कहीं पर भी पिरामिड में देखो सैप्रोफाइट को नहीं रखा गया। लेकिन याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सैप्रोफाइट, लेकिन उनको किसी पिरामिड में एकोमोडेट नहीं किया गया है। तो आपकी एनसीईआरटी की बुक क्या लिखती है? सैप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड बट दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन उनको पिरामिड में नहीं बैठाना है। यहाँ पर डिकम्पोजर नहीं लिखना है। डिकम्पोजर होते हैं, लेकिन उनको पिरामिड में कभी उनको जगह नहीं दी गई। उनका रोल तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनको कभी जगह नहीं दी गई। और इसके साथ साथ आपका इकोलॉजिकल पिरामिड खत्म हो गया। इकोलॉजिकल पिरामिड इंपॉर्टेंट था, अच्छे से कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन हो सकते हैं। कब सीधा बनता है, कब उल्टा बनता है, और आपको एक केस दे दिया गया कि यहां इतना एनर्जी है तो वहां कितना होगा। अगला पोर्शन अब डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। थैंक यू।